ताइवान ने आपातकालीन अलार्म बजा दिया है। चीन ने स्वशासित द्वीप के आसपास रिकॉर्ड 110 सैन्य जहाज तैनात कर दिए हैं। चीन की तटरक्षक बल ने ताइवान के पूर्वी जल क्षेत्र में नया गश्त शुरू किया है और कहा है कि वे कानून के पालन के लिए गश्त कर रहे हैं। इसी समय चीन और रूस पीले सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे और अभ्यास के तुरंत बाद दोनों देशों ने प्रशांत महासागर में संयुक्त समुद्री गश्त की योजना बनाई है। लेकिन इससे पहले ये पता चला था कि चीन में ये पहली बार नहीं है जब रूसी सैनिकों के लिए बंद सैन्य अभ्यास हुए हैं, जिन्हें रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसव ने मंजूरी दी थी। ये दोनों देशों के सैन्य समन्वय की बात है, क्योंकि चीन में प्रशिक्षित सैनिक बाद में यूक्रेन के खिलाफ लड़े और इसी समय चीन ने अमेरिका से ताइवान से जुड़े मुद्दों पर सतर्कता बरतने का आग्रह किया, जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। यानी अब ये सीधी धमकी है। और ताइवान यूरोप को चेतावनी देता है कि अगर युद्ध शुरू होता है तो इसका असर यूरोपीय लोगों पर भी पड़ेगा। आइए चर्चा करें कि चीन ने सैन्य अभ्यासों की पृष्ठभूमि में ताइवान के पास 100 से ज्यादा युद्धपोत क्यों तैनात किए, रूसियों के साथ और आगे क्या होगा। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणी दें। तो ताइवान के चारों ओर बादल और घने हो रहे हैं। ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि चीन ने ताइवान के आसपास 110 युद्धपोत तैनात किए हैं। चीन ने जापान से लेकर ताइवान होते हुए फिलीपींस तक की तथाकथित पहली द्वीप श्रृंखला के इलाके में रिकॉर्ड 110 युद्धपोतों का बेड़ा तैनात किया है। ताइवान के अधिकारी मानते हैं कि यह द्वीप की नाकाबंदी की तैयारी हो सकती है, जबकि चीन ने इसे अलग नाम दिया है। बीजिंग में बताया गया कि चीन की तटरक्षक बल ने ताइवान के पूर्वी जल क्षेत्र में नया गश्त शुरू किया है और इस इलाके में कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए गश्त की जा रही है। अब मैं रॉयटर्स का एक उद्धरण दूंगा जो स्थिति को ऐसे दर्शाता है। चीनी सेना लगभग रोजाना ताइवान के चारों ओर सक्रिय रहती है, जिसे बीजिंग अपनी जमीन मानता है। चीन ने अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तटरक्षक बल का उपयोग शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में, जिसे ताइवान कानूनी युद्ध कहता है, चीन की कार्रवाइयों के लिए कानूनी आधार तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और अब चीन की तटरक्षक बल ने घोषणा की है कि उनका बेड़ा इस क्षेत्र में उनके यानी चीनी कानून के पालन को सुनिश्चित करने के लिए गश्त करेगा और ऐसी गतिविधियों को और तेज करेगा उन क्षेत्रों में जिन्हें बीजिंग अपनी अधिकार क्षेत्र वाली जल सीमा कहता है। यानी वो मानता है कि यह पूरी तरह से उसकी ही जल सीमा है, इसलिए उसे किसी की परवाह नहीं है, उसे ताइवान की भी कोई परवाह नहीं है। ताइवान इन कार्रवाइयों को अवैध मानता है क्योंकि वो इन जल क्षेत्रों को अपना मानता है। अब मुख्य भूमि चीन मामलों की परिषद ने कहा कि चीनी कम्युनिस्टों का ताइवान के पूर्वी जल क्षेत्रों पर संप्रभुता या अधिकार नहीं है, ना ही इन पर उनका अधिकार क्षेत्र है, और उसकी कोई भी आधिकारिक जहाज वहां किसी भी प्रकार की कानून प्रवर्तन शक्तियों का अधिकार नहीं रखती है। और रिपोर्ट के अनुसार ये इस महीने दूसरी बार है जब चीन ने ताइवान के पूर्वी तट के पास के जल क्षेत्रों में तटरक्षक जहाज भेजे हैं। इससे पहले बीजिंग ने ऐसे कदमों को जापान और फिलीपींस के बीच समुद्री सीमाओं पर हुई बातचीत के जवाब के रूप में बताया था। इस विषय पर मैंने अपने YouTube चैनल पर एक अलग एपिसोड किया था, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप दुनिया में हो रही घटनाओं से हमेशा अपडेट रह सके। ऐसी आक्रामक कार्रवाइयों के जवाब में ताइवान ने फिर से कम्युनिस्ट विरोधी देशभक्ति कक्षाएं शुरू कर दी हैं। अपनी सैन्य अकादमियों के स्नातकों के लिए 25 साल के अंतराल के बाद। यहां मैं इस क्षण की गंभीरता को समझने के लिए पृष्ठभूमि बताऊंगा। शीत युद्ध के दौरान ताइवान में ऐसी अभियान आम थे जो चीन के उद्धरण कम्युनिस्ट डाकुओं की खतरे की चेतावनी देती थी, जिसकी सरकार इस द्वीप को अपनी जमीन मानती है। हालांकि सैन्य अकादमियों के स्नातकों के लिए आधिकारिक एंटी कम्युनिस्ट देशभक्ति शिक्षा कार्यक्रम को 2002 में ही बंद कर दिया गया था और उसका नाम बदलकर सिर्फ देशभक्ति शिक्षा कर दिया गया था। अब राजनीतिक शिक्षा में कम्युनिस्टों का जिक्र लगभग नहीं होता था। तब से कम्युनिस्टों के खिलाफ द्वीप पर और चीन में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब यह प्रथा फिर शुरू हो गई है।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैन्य खतरे और चीन से आक्रमण की आशंका के चलते सैन्य अकादमियों के स्नातकों का प्रशिक्षण फिर शुरू हुआ है। आगे ताइवान के रक्षा मंत्रालय का उद्धरण है। उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और हमारी सैन्य जिम्मेदारी, साथ ही हम किस बात के लिए और किसके लिए लड़ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। स्नातकों के लिए व्याख्यान ऐसे विभागों के अधिकारी देंगे जैसे कि मुख्य भूमि मामलों की परिषद जो चीन के प्रति नीति बनाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, न्याय मंत्रालय और प्रमुख सरकारी विश्लेषण केंद्र एकेडेमिया सिनिका। इसका उद्देश्य स्नातकों के मन में ये स्पष्ट करना है कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। लगता है अब ये सीमाएं काफी धुंधली हो गई हैं। ताइपे इस संभावना से इनकार नहीं करता कि कभी चीनी सैन्य अभ्यास आक्रमण में बदल सकता है, इसलिए ताइवान की सेनाएं तैयारी बढ़ा रही हैं। इसी समय चीन ने अमेरिका से ताइवान से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने की अपील की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इसके बाद वांग यी का बयान आया। चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से ताइवान से जुड़े मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है। ताइवान के मुद्दे पर जरा सा भी कदम पूरे हालात को प्रभावित कर सकता है। चीन और अमेरिका को हर तरह के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ताइवान का मुद्दा दूरगामी परिणाम रखता है और चीन को उम्मीद है कि अमेरिका ताइवान से जुड़े मुद्दों को सबसे ज्यादा सतर्कता के साथ देखेगा। रणनीतिक स्थिरता पर आधारित रचनात्मक संबंध बनाना सिर्फ एक नारा नहीं है, इसके लिए कार्रवाई, आपसी पहल और लगातार प्रयासों की जरूरत होती है। और इसी पृष्ठभूमि में एक और खबर चिंता का कारण बनती है। जुलाई में चीन और रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे पीला सागर में। इसकी जानकारी चीन के रक्षा मंत्रालय ने दी। अभ्यास के बाद दोनों देशों ने प्रशांत महासागर में संयुक्त समुद्री गश्त की योजना बनाई। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इन अभ्यासों की तारीख या इसमें शामिल उपकरणों व सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। अभ्यास समुद्र और किंगदाओ के पास के हवाई क्षेत्र में होंगे। आगे चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान आएगा। अभ्यासों के बाद दोनों पक्षों की कुछ सेनाएं प्रशांत महासागर में संयुक्त गश्त करेंगी। ये चीनी और रूसी सशस्त्र बलों के बीच वार्षिक सहयोग योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान करना और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। और तुर्की एजेंसी अनानादोलू के अनुसार छिंगदाओ बंदरगाह पर इन अभ्यासों में भाग लेने के लिए पहुंचे रूसी नौसेना बलों के स्वागत समारोह का आयोजन पहले ही हो चुका है। रूस की ओर से क्रूजर वार्याक, फ्रिगेट वेवेस्की, पनडुब्बी ऊफा और बचाव पोत इगोर बेलोउसव शामिल है। चीन की ओर से कई विध्वंसक जहाज, एक फ्रिगेट, एक आपूर्ति पोत और पनडुब्बियों के लिए एक बचाव पोत भाग लेंगे। साथ ही पोत आधारित हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे। और इसी बीच इस बात के और भी ज्यादा सबूत सामने आ रहे हैं कि चीन की सेना यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कितनी गहराई से शामिल है। यूक्रेन यानी बीजिंग मास्को से उतनी ही भागीदारी और जवाबी मदद की मांग करेगा जैसे कि ताइवान के मामले में। रॉयटर्स ने बताया कि 2025 के अंत में चीन में रूसी सैनिकों के लिए सैन्य अभ्यास हुआ, जिसे रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव ने मंजूरी दी थी। पत्रकारों द्वारा देखे गए दस्तावेजों में से एक में बेलोउसोव का एक आंतरिक आदेश का उल्लेख है जो अगस्त 2025 में जारी किया गया था। इसके अनुसार रूसी सशस्त्र बलों के प्रतिनिधिमंडल को चीन भेजा गया था ताकि वे चीनी जनमुक्ति सेना की सुविधाओं पर प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग ले सकें। तो रिपोर्ट में एक कोर्स का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये 3 सप्ताह का कार्यक्रम है जो विकिरण, रासायनिक और जैविक सुरक्षा से जुड़ा है, जो नवंबर में बीजिंग के एक सैन्य ठिकाने पर आयोजित होता है। इसमें कुछ तस्वीरें हैं जिनमें एक चीनी प्रशिक्षक रूसी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। वे एक न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडल देख रहे हैं और रासायनिक और विकिरणीय टोही तथा वेंटिलेशन सिस्टम को संक्रमण से बचाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में चीन ने हमेशा अपनी तथाकथित तटस्थता का दावा किया है और चीन के विदेश मंत्रालय ने पत्रकारों से कहा कि बीजिंग की, जैसा कि वे कहते हैं, यूक्रेनी संकट पर स्थिति जस की तस बनी हुई है।
रिपोर्ट में प्रशिक्षण में भागीदारी के दावे को वहां उद्धरण के अनुसार पूरी तरह से वास्तविकता से परे बताया गया, यानी वे इससे पूरी तरह इनकार कर रहे हैं। लेकिन रॉयटर्स के अनुसार 2025 के अंत में लगभग 200 रूसी सैनिकों ने देशों के बीच एक गैर सार्वजनिक समझौते के तहत चीन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण बीजिंग और नानजिंग में हुआ था। और आगे ध्यान दें, ये कोर्स ड्रोन के इस्तेमाल, साथ ही विस्फोटक, बारूदी सुरंगों और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग को समर्पित थे। चीन में प्रशिक्षण के बाद ये रूसी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भेजे गए थे। इसी समय चीन तटस्थता की घोषणा के बावजूद रूस को दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं सप्लाई कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया था कि इनका उपयोग शाहेद जैसे स्ट्राइक ड्रोन बनाने में हो सकता है। इसके अलावा 2025 में रूस ने चीन से ऑप्टिकल फाइबर का आयात 10 गुना बढ़ा दिया, जिसका इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर से नियंत्रित FPV ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। लेकिन बिना बेवजह घबराए मैं जोड़ना चाहूंगा कि 2026 के लिए खतरों पर वार्षिक रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया समुदाय ने साफ तौर पर कहा है, चीनी नेता फिलहाल 2027 में ताइवान पर हमला करने की योजना नहीं बना रहे हैं और एकीकरण हासिल करने के लिए कोई तय समय सीमा नहीं है। इसके अलावा बीजिंग भले ही वो बल प्रयोग की धमकी देता है, फिर भी अगर संभव हो तो बिना युद्ध के ही अपना लक्ष्य हासिल करना पसंद करता है। अभी क्यों नहीं? कई वजहें हैं जो एक ही तर्क में जुड़ी हैं। सबसे पहले, सेना में भ्रष्टाचार विरोधी सफाई अभियान चीनी नेता चला रहे हैं। शी जिनपिंग ने 2022 से अब तक करीब 100 शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की संभावना आने वाले कुछ वर्षों में कम है, क्योंकि हाल ही में सेना में बड़ी सफाई हुई है और उसे तुरंत युद्ध में नहीं डाला जाता। दूसरा, बीजिंग के पास अमेरिका पर दबाव का जरिया नहीं रहेगा। ताइवान पर कब्जा कर लेने के बाद वो फिर किस बात पर दबाव डालेगा? तीसरा, हमला करना बड़ा जोखिम है। पूरी संभावना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। पक्का है कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे और निश्चित रूप से इससे खुद चीनी अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। अभी जो सैन्य अभ्यास हो रहे हैं वे दबाव और डराने का तरीका है। इसे ताइवान की नाकाबंदी की रिहर्सल और राजनीतिक संकेत कहा जा सकता है, लेकिन ये तुरंत हमले की तैयारी नहीं लगता। अगर हमला होता भी है तो लगभग तय है कि वो अभी नहीं होगा। यहां विराम देता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अलविदा।